नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। आज गैरसैंण के भराड़ी सेन में राज्य बजट सत्र का शुरुआत हुआ है और सत्र की शुरुआत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से हुई और इस दौरान विपक्ष सदन में भी जमकर हंगामा करते हुए नजर आए और ये कहते हुए सदन से वॉकआउट किया गया कि अभिभाषण केवल झूठ का पुलिंदा है और विपक्ष का आरोप था कि विकास को लेकर सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। विपक्ष के वॉकआउट पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को बिना पढ़े ही सदन से वॉकआउट किया है। मदन कौशिक ने कहा कि अच्छा होता कि विपक्ष पहले सरकार को ताबिज को पढ़ लेता, देख लेता और उसके बाद ही आगे अपनी बात को रखता, लेकिन यहां पर विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। आश्वासन दिया था कि सत्र जनता के हित के लिए और हम जनहित के मुद्दे उठाएंगे। सरकार ने भी पूरी तैयारी के साथ उनका जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन आज जिस प्रकार से महामहिम के अभिभाषण का उन्होंने वॉकआउट किया है, निश्चित रूप से बिना देखे बिना पढ़े, तो ये एक लोकतांत्रिक परंपरा के लिए उचित नहीं है। और महामहिम जो वाचन करते हैं वो सरकार का दस्तावेज होता है, इसलिए उस दस्तावेज को ठीक से पढ़कर और उसकी आलोचना समालोचना करना ये अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य का। तो उसका उपयोग वो तब करना चाहिए था जब उसको ठीक से पढ़ते और महामहिम के अभिभाषण के समय उसको समझते। के लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष ने बिना महामहिम अभिभाषण के देखे और उन्होंने वॉकआउट किया है। निश्चित रूप से यदि वो अभिभाषण को देखते तो शायद उनकी अंतरात्मा उनको ऐसा करने से रोकती। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिकली बिना उसको देखे बिना उसको पढ़े और उसका बाइकाट किया है, ये उचित नहीं है। क्या लगता है पहले ही दिन सेशन कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अब वैक्सीन लगवाने के लिए बुजुर्गों की भी बारी आ गई है और देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी सोमवार से तीसरे चरण में 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाएगी। राजधानी देहरादून में दून अस्पताल में वैक्सीनेशन की जा रही है और आपको ये भी बताते चले कि 60 साल से ऊपर के लोगों को केवल पहचान पत्र लाना है, जबकि 45 साल से 60 साल वाले लोगों को बीमारी का प्रमाण पत्र भी लाना जरूरी है। कोरोना वैक्सीन अब लगनी शुरू हो गई है। आज तीसरा चरण कोरोना वैक्सीन का है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वहीं यदि 45 से 60 वर्ष के व्यक्तियों की बात करें तो जो लोग बीमार हैं उनको अपना सर्टिफिकेट लाना होगा बीमारी का और तभी उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। वैसे जो ये वैक्सीन मुख्य रूप से जो आज लगाई जा रही है वो 60 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों को यहाँ पर लगाई जा रही है और लगातार लोग भी बाहर वैक्सीन लगवाने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं। उनको फिक्र है कि जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ा था तो आगे ये दिक्कत ना आए और कोरोना ना बढ़े, इसके चलते सभी लोग कोविड वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो लगातार करवा रहे हैं। अभी तक दून हॉस्पिटल की बात करें तो दून हॉस्पिटल में 70 लोग अभी तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो वहीं हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और किस तरह से वो वैक्सीन लगवा रहे हैं और कितना क्या वो सोचते हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। इसके लिए भी हम डॉक्टर से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज जो लोग आए हैं वो कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वैक्सीन लगवाने के। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता बिष्ट है। मैम आज वैक्सीन का तीसरा चरण है और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, तो किस तरह का रुझान आज लगा है कि कितने लोगों ने आज वैक्सीन लगवाई? हाँ, आज तो बहुत अच्छा है। सीनियर सिटीजन मोस्टली आ ही रहे हैं, जिसको पता लग रहा है वो आ ही रहे हैं और आज अच्छा चला है हमारा, रोज की अपेक्षा बहुत अच्छा है आज। अभी लगभग कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है? हमारे पास 70 लोगों ने लगवा लिए और अभी 20 करीब बाहर भी हैं। बिल्कुल 70 लोग अभी तक वैक्सीन लगवा चुके हैं और 20 अभी लाइन में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि शाम तक जो वैक्सीन का चरण होगा वो 100 को पार कर चुका होगा। और अभी हम बात करेंगे, आंटी आपका क्या नाम है? सुधा बिष्ट। आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, मेरा सेकंड डोज है और मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो लोग भी अपना बिल्कुल वैक्सीनेशन करवाएं, सुरक्षित है। जिस तरीके से एक डर है जरूर लोगों के अंदर कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या किसी तरह का डर है, किस तरह देखते हैं? क्या आपको भी वो डर लगा था जब आप यहाँ पर आए? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग खुद ही स्वास्थ्य विभाग से हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं। और सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि जब आपका नंबर आए तो उसको जरूर लगाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं सेकंड डोज लगा के आपके सामने बैठी हूँ ऑलरेडी।
और इन्होंने सेकंड डोज आज लगवाई है तो काफ़ी अच्छा है, महसूस कर रहे हैं कि कोई दिक्कत इसमें नहीं है और तमाम लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि जो अपनी वैक्सीन की डोज है वो ज़रूर लगवाएं। 2 डोज इसमें लगवाई जाती हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ये भाई यहाँ पर बैठे हैं और ये भी वैक्सीन लगवाने यहाँ पर हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर रवि कुमार। आप आज क्या करने आए हैं हॉस्पिटल? सेकंड डोज लगा। किस तरह महसूस कर रहे हैं? आपकी पहली डोज आपने लगवाई था, कोई दिक्कत आई आपको या किसी तरह? नहीं सर, थोड़ा फीवर चढ़ गया था पहले डोज पे, फिर PCM खाई, थोड़ा फर्क ठीक है काफ़ी दिन से। तो दूसरी डोज लगवा ली आपने? जी जी लगा ली। तो क्या कोई दिक्कत आपको सामने? कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले जब डोज लगवाई थी तो बुखार जरूर इनको आया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो बुखार सही हो गया था और आज ये दूसरी डोज लगवाने यहाँ पर आए हैं। और जिस तरीके से आज बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है, सीनियर सिटीजन को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी 70 से अधिक लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रुझान, जागरूकता लोगों के अंदर है कि कोरोना के चलते वो लगातार वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पतालों में आ रहे हैं। और सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से आया हूँ, 54 गांधी रोड में रहता हूँ। और कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी 76 साल की उम्र है और मैंने वैक्सीन लगवाई अभी पहली डोज, और मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं आई। यहाँ मैंने औरों से भी बात करी जिन्होंने आज सेकंड डोज लगवाई है, वो कह रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं हुई है और अस्पताल में बहुत अच्छी तरह लगा रहे हैं और सब बता रहे हैं कि अगर बुखार आए तो कोई गोली खा लीजिए आप और उससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। थैंक यू। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दून अस्पताल में आ रहे हैं और तमाम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि कोरोना की जो हालात हैं अभी सुधरे नहीं हैं। लगातार कोरोना अन्य राज्यों में बढ़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड में अभी कोरोना सीमित है, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ भी सकता है। इसके लिए पहले से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़, देहरादून। पुलिस लाइन देहरादून में सैनिटरी पैड मशीन का शुभारंभ किया गया, जिसका उत्तराखंड पुलिस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अलकनंदा ने भी किया है। और यहां पर तैयार सैनिटरी पैड महिला पुलिस कर्मियों को मात्र 5 रुपए में उपलब्ध भी होगा। इस मौके पर अलकनंदा ने कहा कि भविष्य में उत्तराखंड पुलिस के सभी 156 थानों, PASC और IRB की सभी महिला बैरकों में सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिन जनपद में पुलिस मॉडर्न स्कूल नहीं है, उन जनपदों में पुलिस मॉडर्न स्कूल भी खोला जाना प्रस्तावित है। इंसिनेटर मशीन का यहाँ पर पुलिस लाइन में खासतौर पे महिला बैरक में लगाने का सबसे बड़ा हम लोगों का औचित्य ये था कि मैं खुद से ये महसूस करती थी कि जो हमारी महिला पुलिस अधिकारी हैं, जैसे कि सिपाही, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स या अन्य पदों पर भी जो अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, महिला अधिकारी लोग काम कर रही हैं, उनकी ड्यूटी आवर्स इतने लंबे हैं और उनको इतनी कड़ी ड्यूटी करनी पड़ती है कि कई बार वो लोग ये मिस आउट कर जाते हैं कि उनको अचानक से सैनिटरी पैड की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वैसी स्थिति में उन लोगों को इधर उधर दुकान पे जाकर उसको परचेज करना, लेना, उसमें जो समय व्यय होता है और उसमें जो प्रॉब्लम वो फेस करती हैं, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने ये पहल ली कि हम लोग हर महिला थाने में, और ख़ासतौर पे आप कोशिश ये करेंगे, DGP साहब से भी हमारी वार्ता हुई थी कि 156 थाने हैं उत्तराखंड में कुल मिलाकर, और हर एक थाने में ये कोशिश की जाएगी कि इंसिनेटर और वेंडिंग मशीन लगा दी जाए, ताकि जो हमारी महिला अधिकारी हैं उन लोगों को ये एक सुविधा मिले और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो लोग अपनी ड्यूटी और अच्छे तरीके से कर सकें। आज स्वदेशी तत्व ऑर्गेनिक्स ने देहरादून में अपनी उत्पाद श्रृंखला शुरू की और स्वदेशी तत्व संगठन उत्तराखंड के किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नया अवसर लेकर आ भी रहा है। पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रहे हैं और ब्रांड का प्रचार भी एक महिला उद्यमी अंजलि अतवाल द्वारा किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी उत्पाद बहुत ही उचित है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि इसका मूल उद्देश्य एक विकेंद्रित तरीके से दूर दराज के घरेलू गांव को जोड़ने वाले सामूहिक उद्योग की कल्पना करना है। ये पहली बार उत्तराखंड की एक बड़ी स्थानीय सामूहिक उद्योग की पहल है और मैं इसके लिए अंजलि, जो कि इसकी कर्ता धर्ता है, और मैं अंग्रेजी शब्दों का MD और CEO का जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महिला
हमारा सबसे बड़ा प्रतीक अगर कहीं पहाड़ और हिमालय और गांव बचे हैं वो महिलाओं से ही बचे हैं, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा। और ऐसे में एक महिला अगर एक ऐसे उद्योग की शुरुआत करती है जिससे घर गांव जुड़ते हों, जिसमें वो अपने लाभ के अलावा सामूहिक लाभ की भी चिंता करती हों, और एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो सात्विक तत्व के नाम से, स्वदेशी तत्व के नाम से जो ये उद्योग डाला गया है, उसमें मैं और मेरा संगठन और मेरे जैसे अन्य संगठन जो हमारा नेटवर्क है वो इसमें महिलाओं के दूर दराज के उत्पादों के साथ। सर, उत्तराखंड की महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, महिलाओं में बहुत ताकत है। इवन पहाड़ों में मैक्सिमम काम जो है महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं अपने घर की जो जिम्मेदारी है अकेले संभाल रही है, चाहे वो जंगल हो, खेत हो, बच्चों को पढ़ाने से लेकर सारी जिम्मेवारी महिला संभाल रही है। तो बिजनेस के क्षेत्र में क्यों नहीं महिला आगे बढ़ सकती हैं? तो महिला अगर चाहे तो महिला बहुत कुछ कर सकती है। डेफिनेटली ये बहुत जरूरत है। देखिए, पूरे पहाड़ों में खेत पड़े हुए हैं, लोग पहले उगाते थे, जितना आप खाते थे बाकी सब खराब जाता था। आज उनके लिए अगर मार्केट होगा और उनकी जो भी वो फसल पैदा कर रहे हैं अगर वो मार्केट में जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे खुशहाली आएगी। और उनको अगर जो फसल उगाने का अगर साइंटिफिक तरीका बताया जाएगा तो मेरी समझ से डेफिनेटली उनको भी फायदा होगा और हमारे समाज को भी फायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार भले ही उत्तराखंड में घर घर तक जल और बिजली के साथ साथ सड़कों का जाल बिछाने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर सरकार की ये सब दावे खोखले सिद्ध हो रहे हैं। सरकार के इन दावों की पोल खोल रहे हैं राजधानी देहरादून से मात्र 20 किलोमीटर के मसूरी विधानसभा के 11 गांव के लोग। और विकास को लेकर क्या कुछ कहना है इस गांव के लोगों का, पेश है ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता धनराज गर्ग की ये रिपोर्ट। राजधानी देहरादून से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा 11 गांव। आज हम पहुंचे हैं 11 गांव में, जहां पर काफ़ी ही समस्या लोगों की है। रोड की हालात देख लीजिएगा कि किस तरह के हालात सड़कों के हैं। हालांकि प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना के तहत इस रोड को बनने का ठेका दिया गया था, लेकिन आज तक जो हालात हैं जो कि त्यों हैं और तमाम रोड टूटी हुई है। तमाम तरह की समस्या यहाँ पर जनता के सामने है। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से कि किस तरह की यहाँ पर समस्या आती है। आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, 11 मोटर मार्ग का, लेकिन आज तक इस रोड का कोई भी उद्धार नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज के लोग हैं उनको कितनी समस्या यहाँ पर उठानी पड़ती है, उसके लिए हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित रामचंद्र मांगाई। पंडित जी, जिस तरीके से यहाँ पर रोड की बात करें, पहाड़ की, मात्र राजधानी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो किस तरह की समस्या आपको देखने? बहुत सी समस्या है बाजी, यहाँ तो रोड नहीं है, बड़ी समस्या है, बेरोजगार पड़े हैं, बस लॉकडाउन से कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी नहीं, भूखे मरने के दिन आई है भैया, बस क्या करें। जो यहाँ के विधायक हैं गणेश जोशी, क्या वो यहाँ पर कार्य करते हैं? कभी आकर झांकते हैं इधर? लो आप तो देख लो, आ तो जाते हैं ऐसे, पर कुछ नहीं है, बस आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने बोलते नहीं आते, आ जाते हैं, पर आप रोड की हालत आप भी देख रहे हैं। साल में कितनी बार आए हैं वो? नहीं, वो तो ऐसे आते रहते जाते हैं, पर लेकिन कुछ नहीं है। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक नेता यहाँ पर आते हैं लेकिन कहीं भी कोई इस समस्या का समाधान नहीं करता है। तमाम रोड यहाँ पर टूटे हुए हैं और आज यहाँ पर जो है प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोनियाली पहुंचे हैं, जो जनता से यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं और जिस तरह के वो समस्या जनता की यहाँ पर जान रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे गोनियाल जी से कि किस तरह की समस्याएं उनको देखने को मिली है यहाँ पर। गोनियाल जी, आप आज यहाँ 11 गांव पहुंचे हैं, यहाँ पर जो है गणेश जोशी विधायक हैं, लेकिन आप लोगों से मिले, तो किस तरह की समस्या सामने आ रही है? इसमें क्षेत्र की समस्या जैसे रोजगार हो गया, रोड की समस्या इतनी बदहाल है यहाँ पर कि डबल इंजन की सरकार जो बोल रहे हैं, सरकार वो डबल इंजन सरकार फेल हो गई है इनकी। और विधायक जी ने 9 साल से भूमाफियाओं का राज बनाकर रख रखा था इधर, और जब अब चुनाव नजदीक है तो घोषणाओं में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जैसे हमारे दून हॉस्पिटल में हमारी पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र की हमारी बहु बेटियां धरने प्रदर्शन में बैठी हैं, उनको विमुख करा जा रहा है। और जैसे यहाँ स्वास्थ्य बेहाल है, तो यहाँ पर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए और उनको उनके यहाँ ज्वाइनिंग करी जाए। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कह रहा है कि विधायक क्षेत्र में कभी आते नहीं हैं और तमाम जो समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं, तमाम जो कि त्यों समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है, वहीं यहाँ की जनता से भी जानेंगे कि किस तरह की समस्या उनके सामने आती है। भाई साहब, किस तरह की समस्या आपके सामने है यहाँ पर? सबसे पहले तो यार
कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है, रोजगार नहीं है। और रोजगार होना क्या है, यहाँ रोजगार पहुँचता ही नहीं है। जो सरकार की एक योजना, महत्वपूर्ण योजना चल रही मनरेगा, उसका काम तक नहीं मिल पा रहा है। बताओ और क्या, इससे आगे हम क्या मांग कर सकते हैं। जो यहाँ के विधायक हैं गणेश जोशी, क्या कभी वो क्षेत्र में आते हैं, आपके लोगों की समस्याएं जानी कभी? आए थे पिछली बार, आते तो रहते हैं, लेकिन समस्या क्या है, समस्या का कोई समाधान ही तो नहीं है। आने का फायदा ये हुआ ना कि समाधान हो, जो समाधान नहीं है तो क्या हो सकता है। आने से तो आ ही रहे सांसद महोदय। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश मपई। आपकी दुकान है यहाँ पर चौराहे पर, तो क्या गणेश जोशी कभी आए हैं यहाँ पर? हाँ, आते हैं, कभी कभी आते हैं। मतलब इससे पहले 15-16 दिन पहले क्षेत्र भ्रमण में आए थे। परसों यहाँ पे हमारे सांसद जी माला लक्ष्मी साहब भी आ रखे थे। मगर समस्याएं बहुत है, जिसका समस्या का समाधान नहीं हो तो समस्या बस। माना जाए कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो क्या ऐसे में गणेश जोशी को जवाब दिया जाए कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उनके बदले किसी और को वोट दिया जाए या उनको जवाब दिया जाए इसमें? हाँ, वो तो हो सकता है। इसमें ना ये तो पब्लिक के ऊपर पर ये मुद्दा है कि आप 10 साल यहाँ पे कार्यरत रहे, हमारे क्षेत्र में कार्यरत रहे, मगर इसमें आज तक हमारे रोडे, हॉस्पिटल, पानी, बिजली के तार ऐसे झूलने, मतलब जहाँ पे सड़कें हैं, जैसे पहले मेन सड़क है, नेटवर्क प्रॉब्लम, ये मुद्दे हाँ रख सकते हैं, इसमें मुद्दा रख सकते हैं। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि 10 साल विधायक गणेश जोशी को यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन मामले जो मुद्दे हैं वो जुके तू हैं, सड़कें यहाँ की जुकी तू हैं, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, योजनाएं आती हैं लेकिन पहाड़ों तक नहीं पहुँच पाती है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ वासियों का जो दर्द है आज वो छलक रहा है। और साफ तौर पर विधायक गणेश जोशी को उन्होंने साफ तौर पर इस पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2022 के चुनाव में जरूर वो सरकार को जवाब देंगे। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, जेगा 24/7 न्यूज, देहरादून। रुद्रपुर में होने वाली किसान महापंचायत में भाग लेने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने काशी में मीडिया को संबोधित भी किया। और इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि कानून के आने से पहले ही कुछ कारोबारियों ने गोदाम बना लिए थे। इससे साफ हो जाता है कि सरकार के आशीर्वाद से किसान की फसल सस्ते में लूटने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती और MSP पर कानून नहीं बनाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वह देश के हर राज्य में जाकर वहां के किसानों को भी इस आंदोलन के साथ जोड़ेंगे। मान नहीं रही ना भाई, बिल ले आई और गोदाम पहले बन गया, कानून बाद में आए और MSP पे कानून नहीं है, तो इसका मतलब सस्ते में फसल लूटने का प्रोग्राम बना लिया है। कल को सरकार कहती है कि कुछ मांगे मान के आप किसान बिल को वापस ना लेने की बात करें। ऐसा नहीं है, ये तो वे तो एक कदम आगे बढ़े ही नहीं। हमने कहा कि बिल वापसी ले लो, MSP में कानून बनाएं, उस आगे कमेटी बन जाएगी। बहुत कमेटी को बात करनी है, काम तो सरकार से लेना है ना। सर, जिस तरह से फसल लोग नष्ट करते दिखाई दे रहे हैं, किसानों को क्या कहना? किसान ये है कि फसल नष्ट ना करे, जो गुस्सा है वो फसल बनी, इस गुस्से को रखें अपने पास में, इसकी जरूरत पड़ सकती है कभी। किसान महापंचायत के बाद आपकी अगली रणनीति क्या? अगली रणनीति, हम कल राजस्थान चल जाएंगे 2 दिन के लिए। मतलब आप देश के हर राज्य का, हर राज्य में जा रहे हैं, हर राज्य किसानों को जागरूक कर। पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के परिसर में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें लक्सर SDM शैलेंद्र नेगी व CEO विवेक कुमार के साथ साथ संत समाज प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया। और बैठक में कुंभ मेले में आने वाले साधु संत जमात की व्यवस्था व शोभा यात्रा के इंतजाम की समीक्षा भी की गई। पिपली स्थित उदासीन अखाड़े के महंत सुखदेव नंद ने जानकारी दी है कि 70 सदस्यों वाली अखाड़े की रमता जमात गुजरात से राजस्थान, बुलंदशहर UP से होते हुए मंगलवार शाम को खानपुर के रास्ते लक्सर में प्रवेश करेगी। रात को लक्सर के एक बैंक्वेट हॉल में विश्राम के बाद सुबह में जमात की शोभा यात्रा पीपली भी पहुंचेगी। और SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने शोभा यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही बिजली व पेयजल के पर्याप्त इंतजाम करने के संबंधित विभाग को और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। 2021 को लेकर के श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की जमात जो है गुजरात से लक्सर पहुंच रही है और फिर यहाँ जो है 2 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक हमारी तहसील क्षेत्र रहेगी। इसमें हमारा ट्रैफिक प्लान क्या रहेगा, बिजली पानी की व्यवस्थाएं और यहाँ पर हम कोविड-19 के मानकों को किस तरीके से पालन करेंगे और अन्य भी जो हमारे संतजनों ने हमसे मांग रखी है उस पर चर्चा परिचर्चा हुई, अधिकारी को निर्देश दिए गए और हमारा पूरा पूरी कोशिश रहेगी कि हम संतों के उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरें और पूरी व्यवस्था करें।
कार्यक्रम हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात जो कि गुजरात से घूमते हुए राजस्थान उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश कर रही है 2 तारीख को। 3 तारीख को भव्य शोभा यात्रा के रूप में लक्सर से पीपली के लिए प्रस्थान करेगी। देश दुनिया में गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय वेद योग और दर्शन के नाम से जाना जाता है, मगर अब विश्व में विश्वविद्यालय को पादप पौधों औषधियों के नाम से भी जाना जाएगा। पादप कुंभ की तैयारियों को लेकर गुरुकुल महाविद्यालय के भेषज विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया है कि उन्होंने पादप पौधों की नर्सरी तैयार कर ली है। इसमें आयुर्वेद से जुड़े छात्रों और छात्राओं को पादप पौधों से अवगत भी करवाया गया है। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से देश विदेश से लोगों के इन पौधों के बारे में लगातार जानकारी भी दी जा रही है। और आपको बताते चले कि उत्तराखंड में चरक जस औषधि विज्ञान जनक का जन्म हुआ था। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।